बैक टू द फ्यूचर मूवी के पार्ट 2 का स्टार्ट 1985 से होता है। इसका फर्स्ट पार्ट आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। डॉक्टर एमिट ब्राउन अपनी डिलोरियन नामी टाइम मशीन में बैठकर मार्टी और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलने आते हैं। डॉक एमिट उस टाइम मशीन के जरिए 2015 यानी फ्यूचर में गए थे। अब उन्होंने फ्यूचर में कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। डॉक मार्टी और जेनिफर को मिलकर कहते हैं कि फ्यूचर में तुम दोनों की फैमिली को सेव करने के लिए तुम दोनों को अभी इस वक्त मेरे साथ फ्यूचर में जाना पड़ेगा। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे उस टाइम मशीन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मार्टी उसे अपने साथ लेकर डॉग की टाइम मशीन वाली कार में बैठ जाता है और कार गायब होकर 2015 यानी फ्यूचर में पहुंच जाती है और उन्हें वहां से जाते हुए बिफ देख लेता है जो मार्टी के फादर जॉर्ज का सर्वेंट है। वो हैरान रह जाता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि कार गायब कैसे हो गई। अब जब वो लोग फ्यूचर में पहुंचते हैं तो जेनिफर बहुत कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे टाइम ट्रेवल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए जब उसे पता चलता है कि वो अचानक से एक कार के जरिए 2015 में आ गई है तो वो नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पूछने लग जाती है और इस बात से तंग आकर डॉक उसे बेहोश कर देता है। वो मार्टी से कहता है कि उसे फ्यूचर के बारे में ज्यादा पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम अपना काम करेंगे और जब वापस 1985 में जाएंगे तो जेनिफर को लगेगा कि वो सिर्फ एक ड्रीम से जागी है। वो लोग जेनिफर को वहीं एक साइड पे छुपाकर बिठा देते हैं। मार्टी और डॉग कार से बाहर आते हैं। मार्टी देखता है कि 2015 में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। वहाँ कार जमीन पर चलने के बजाय उड़ रही है, इसलिए डॉग ने भी अपनी कार को 2015 में अपग्रेड करके एक उड़ने वाली कार बना लिया होता है। डॉग मार्टी को एक जैकेट और हैट पहनने को देता है और उसे पास में एक कैफे में जाने को कहता है। डॉग उसे बताता है कि वहाँ एक ग्रिफ नाम का लड़का आएगा जो तुम्हें बोलेगा तुम तैयार हो कि नहीं, तुमने सिर्फ नो में ही जवाब देना है। मार्टी को कुछ समझ नहीं आता कि डॉग आखिर उसे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं, जिस पर डॉग उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिस पे लिखा होता है कि मार्टी जूनियर नामी लड़के को एक रॉबरी के इल्जाम में 15 इयर्स की कैद हो चुकी है। असल में मार्टी जूनियर उसका फ्यूचर सन है जिसे अब मार्टी को बचाना होगा ताकि फ्यूचर में वो अपने बेटे मार्टी जूनियर को ऐसा करने से रोक सके। मार्टी का बेटा मार्टी जूनियर बिल्कुल अपने डैड मार्टी जैसा ही दिखता है, इसलिए अब वो मार्टी जूनियर के रूप में अपने बेटे को बचा सकता है। डॉग उसे बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारी पूरी फैमिली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसे बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तुम जब उस कैफे में जाओगे तो एक ग्रिफ नामी लड़का जो कि तुम्हारे सर्वेंट बिफ का फ्यूचर ग्रैंडसन है, वो तुम्हें मार्टी जूनियर समझकर आज रात की रॉबरी में जाने के लिए पूछेगा, जिस पर तुमने उसे साफ मना कर देना है और ये कहकर तुम्हें वापस यहीं आ जाना है। हम 1985 में वापस चले जाएंगे और फ्यूचर में सब ठीक रहेगा तुम्हारी फैमिली के साथ। अब मार्टी उस कैफे में चला जाता है जहाँ उसे बिफ दिखता है जो उसे कहता है कि तुम्हें बहुत शर्म आती होगी कि तुम मार्टी जैसे एक बेवकूफ इंसान के बेटे हो। ये सुनकर मार्टी को लगता है कि बिफ शायद उसके डैड यानी जॉर्ज की बात कर रहा है, जिस पर बिफ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा जॉर्ज की नहीं बल्कि तुम्हारे डैड मार्टी की बात कर रहा हूँ। तभी वहाँ बिफ का ग्रैंडसन ग्रिफ आ जाता है जो अपने ग्रैंडपा बिफ से बहुत बदतमीजी से बात करता है और उसे बाहर जाकर उसकी कार साफ करने को कहता है। उसी दौरान मार्टी का फ्यूचर सन यानी मार्टी जूनियर भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है। मार्टी उसे देखकर छुप जाता है। फिर ग्रिफ वहाँ अपने कुछ अय्याश दोस्तों के साथ आकर मार्टी जूनियर से पूछता है कि तुम आज रात की रॉबरी के लिए तैयार हो कि नहीं, जिस पर मार्टी जूनियर उसे डरते हुए बोलता है कि वो अपने डैड से पूछ कर बताएगा, जिस पर ग्रिफ उसे मारने लग जाता है। वो मार्टी जूनियर को उठाकर काउंटर के दूसरी तरफ फेंक देता है जहाँ मार्टी यानी उसके डैड छुपे हुए थे। मार्टी जूनियर बेहोश हो जाता है। फिर पास्ट से आए हुए उसके डैड मार्टी उसकी जगह उठ खड़े होते हैं और ग्रिफ को उसके साथ जाने से साफ मना कर देते हैं, जिस पे ग्रिफ उसे चिकन बुलाता है। मार्टी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। मार्टी कैफे से भागकर बाहर निकलता है। वो एक बच्ची से उसका होवर बोर्ड लेकर भागने की कोशिश करता है। ग्रिफ और उसके फ्रेंड्स भी होवर बोर्ड्स के जरिए मार्टी का पीछा करते हैं, लेकिन मार्टी उनके हाथ से निकल जाता है, जबकि ग्रिफ अपने गैंग के साथ एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिस पर पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। उसी दौरान मार्टी के पास एक आदमी आता है जो वहाँ पास में बनाए एक क्लॉक टावर की क्लॉक को ठीक
ठीक करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा होता है। अब ये क्लॉक टावर वही टावर है जिसके जरिए मार्टी पिछले पार्ट में पास्ट से प्रेजेंट यानी 1985 में वापस आया था। तभी वहाँ लगे एक LCD के ऊपर न्यूज आती है कि कबीज ने मियामी की टीम को मैच में हरा दिया है, जो कि एक मैच के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब जो आदमी उसके पास खड़ा चंदा मांग रहा था वो न्यूज देख के कहता है कि काश उसने इस जीतने वाली टीम के ऊपर पैसे लगाए होते तो आज वो बहुत अमीर होता। ये सुनकर मार्टी के माइंड में आइडिया आता है। वो पास में एक शॉप में जाकर 1950 से लेकर 2000 तक के जितने मैचेस हुए थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन वाली एक बुकलेट परचेज कर लेता है और अपने पास रख लेता है। जब मार्टी डॉग से वापस मिलने जा रहा होता है तभी बिफ मार्टी जूनियर को कैफे से निकलते हुए देखता है, जबकि दूसरी तरफ उसे मार्टी जूनियर की तरह दिखता हुआ एक और मार्टी नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है कि एक ही जगह पर दो मार्टी कैसे हो सकते हैं। बिफ को कुछ अजीब लगता है, इसलिए बिफ मार्टी का पीछा करता है जो कि डॉग से मिलने जा रहा था। मार्टी जाकर डॉग को न्यूज़पेपर दिखाता है जिसकी हेडलाइन अब बदल चुकी होती है, यानी अब मार्टी जूनियर किसी रॉबरी केस में जेल नहीं जाएगा। डॉग मार्टी के पास फ्यूचर इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वाली बुकलेट देख लेता है जिस पर डॉग उस पर गुस्सा करता है। मार्टी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे वो बहुत रिच हो सकते हैं, लेकिन डॉग नहीं मानता। तभी वहाँ लेटी जेनिफर के पास कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस जेनिफर के फिंगरप्रिंट्स लेती है जिससे उसके घर का पता मालूम हो जाता है। पुलिस जेनिफर को अपने साथ मार्टी और उसके फ्यूचर होम ले जाती है। ये देखकर डॉग और मार्टी जेनिफर को फ्यूचर जेनिफर से मिलने से बचाने के लिए उनके पीछे जाते हैं। डॉग वो बुकलेट वहीं फेंक देता है, जिसके बाद उसे बिफ उठा लेता है क्योंकि अब उसे सब पता चल चुका था, क्योंकि उसने डॉग और मार्टी की बातें छुपकर सुन ली होती हैं। पुलिस जेनिफर को उसके फ्यूचर होम छोड़कर चली जाती है। जब जेनिफर को होश आता है तो उसको अपनी और मार्टी की शादी की एक फोटो दिखाई देती है। जेनिफर बहुत कंफ्यूज नजर आती है। तभी डोर पे बेल होती है जिस पर जेनिफर डरकर स्टेयर्स के नीचे स्टोर में छुप जाती है। वहाँ डॉग और मार्टी भी पहुँच जाते हैं, साथ में उनका पीछा करते हुए बिफ भी वहाँ आ जाता है। जब मार्टी और डॉग उस कार से निकलकर जेनिफर को लेने जाते हैं तो बिफ पीछे से उनकी टाइम ट्रेवल वाली कार को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है ताकि वो पास्ट में जाकर खुद को वो बुकलेट दे सके जिससे वो अमीर बन जाएगा। जेनिफर की बेटी जो बिल्कुल जेनिफर की हमशक्ल होती है वो नीचे आकर डोर ओपन करती है जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी मार्टी के मॉम और डैड आए होते हैं। जेनिफर छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। उसे उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि मार्टी के हालात अब अच्छे नहीं हैं। पास्ट में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया था, इसलिए उसने म्यूजिक भी छोड़ दिया। अब डॉग मार्टी को वहीं रुकने को कहता है ताकि वो अपने फ्यूचर मार्टी से ना मिल सके और खुद जेनिफर को बुलाने जाता है। डॉग घर की विंडो से जेनिफर को बाहर आने का इशारा करता है। जेनिफर बाहर निकलने लगती है कि उसी वक्त फ्यूचर में मौजूद जेनिफर उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर जेनिफर बेहोश हो जाती है। डॉग भागकर जेनिफर को पकड़ लेता है और मार्टी को उसकी मदद के लिए बोलता है। वो दोनों जेनिफर को उठा के टाइम मशीन कार के पास लेकर जाते हैं जहाँ कार मौजूद होती है, यानी बिफ उनके वापस आने से पहले ही टाइम ट्रेवल करके वापस आ चुका होता है। लेकिन गाड़ी में बिफ की स्टिक रह जाती है जिसकी मदद से वो चलता था। अब वो सब कार में बैठकर टाइम ट्रेवल करते वापस 1985 में आ जाते हैं। डॉग मार्टी और जेनिफर को उनके घर ड्रॉप करके कहता है कि वो इस कार को अपनी लैब में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। मार्टी अपने घर जाने लगता है तो वो देखता है कि उसके घर पे तो क्लॉक लगा हुआ है। वो दीवार से कूदकर अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके घर तो अब कोई और लोग रहते हैं। मार्टी बाहर निकलता है तो देखता है कि सिटी में बहुत खामोशी है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद पड़े हैं। मार्टी को पता चलता है कि बिफ नामी आदमी इस सिटी का बहुत वेल्दी और करप्ट आदमी है, जबकि मार्टी के टाइम ट्रेवल करने से पहले बिफ उसके डैड जॉर्ज की कार साफ करने का काम करता था। मार्टी सोचता है कि कुछ तो गलत हुआ है फ्यूचर में, जिससे पास्ट चेंज हो गया है। मार्टी एक बार में अपनी मॉम लोरेन से मिलता है जो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। मार्टी को पता चलता है कि 1973 में बिफ ने उसके डैड जॉर्ज का मर्डर करवा के खुद जबरदस्ती उसकी मॉम लोरेन से शादी कर ली होती है, यानी
उनकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मार्टी अपने डैड जॉर्ज की ग्रेव पे जाता है जहाँ डॉक भी आ जाता है। डॉक मार्टी को बताता है कि किसी ने फ्यूचर में उसकी टाइम मशीन के साथ छेड़खानी की है, जिसकी वजह से इनका पास्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। डॉक को कार से बुकलेट की रिसीप्ट और एक स्टिक मिलती है, जिसे मार्टी देखकर पहचान लेता है कि ऐसी स्टिक तो फ्यूचर में बिफ के पास थी। इस तरह डॉक और मार्टी को समझ आ जाता है कि फ्यूचर में बिफ ने ही टाइम ट्रेवल करके अपना पास्ट चेंज किया है। अब डॉक और मार्टी वापस 1955 में टाइम ट्रेवल करके जाते हैं। वो 1955 के उस दिन में पहुंच जाते हैं जब 2015 के फ्यूचर बिफ ने यंग बिफ को वो बुकलेट दी थी, जिसमें सब फ्यूचर मैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वहाँ पहुंचकर डॉक मार्टी को कहता है कि तुम पहले फ्यूचर बिफ को बुकलेट देकर वापस 2015 में जाने देना, उसके बाद यंग बिफ से बुकलेट लेना, वरना अगर बिफ टाइम ट्रेवल कार को वापस 2015 में ना लेकर गया तो हम 2015 से 1985 में कभी वापस नहीं जा सकेंगे। अब वो दोनों देखते हैं कि बिफ फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आता है, अपने यंग वर्जन को वो बुकलेट देता है और वहाँ से वापस 2015 में चला जाता है। अब मार्टी उसी पास्ट के दिन में वापस आ जाता है जब उसके पेरेंट्स एक दूसरे से स्कूल डांस में मिलते हैं और उन्हें प्यार होता है। मार्टी वो बुकलेट हासिल करने के लिए बिफ को फॉलो करता है, लेकिन उसे ये सब बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि उस हाई स्कूल डांस में पास्ट वाला मार्टी जो अपने मॉम डैड को मिलवाने आया था वो भी मौजूद होता है। मार्टी की काफी कोशिशों के बाद फाइनली मार्टी बिफ से वो बुकलेट हासिल करने में कामयाब हो जाता है और डॉक उसे टाइम ट्रेवल कार में अपने साथ ले जाता है। टाइम ट्रेवल कार हवा में उड़ रही होती है कि अचानक एक स्टॉर्म आ जाता है जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। मार्टी बहुत मुश्किल से जमीन पर उतरकर उस बुकलेट को जला देता है, जिससे इसकी वजह से हुई चेंजेस फिर से ठीक हो जाती हैं। यानी 1985 में सब हालात पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। बुकलेट को जलाने के बाद इससे पहले कि मार्टी वापस टाइम ट्रेवल कार में जाकर डॉग को ज्वाइन करता, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजली टाइम ट्रेवल कार पे गिरती है, जिससे कार गायब हो जाती है और मार्टी वहाँ फंस जाता है। वहाँ एक कोरियर वाला आदमी आता है और मार्टी को लेटर देकर कहता है कि उसे ये लेटर डॉग ने 70 इयर्स पहले दिया था और बोला था कि आज के दिन एक लड़का यहाँ आएगा जिसका नाम मार्टी है, उसे ये लेटर दे देना। मार्टी वो लेटर पढ़ता है जिसमें डॉग उसे बताता है कि वो बिजली गिरने की वजह से टाइम ट्रेवल करके 1885 में पहुँच गया है। मार्टी डॉग का लेटर पढ़ के वापस टाउन में 1955 वाले डॉग को ढूंढने के लिए भागता है, जो मूवी के पार्ट 1 में उस वक्त क्लॉक टावर पर बिजली गिरने से 1985 वाले मार्टी को वापस भेज के फारिग हुआ ही होता है कि अब फ्यूचर वाला मार्टी उसके सामने फिर से आकर खड़े हो जाता है, जो डॉग को कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। डॉग ये सुनकर बेहोश हो जाता है और यही मूवी का एक फनी एंड भी हो जाता है।